हेलो गाइस, वेलकम टू अरुणोदय क्लासेस। माय नेम इज़ मीनाक्षी पाल। मैं आपका अरुणोदय क्लासेस में स्वागत करती हूँ। आज हम बात करने वाले हैं हिंदी की प्रैक्टिस सेट की 2 की। आपकी मैं प्रीवियस क्लास में आपका हिंदी का प्रैक्टिस सेट 1 करा चुकी हूँ, ठीक है। तो अपनी क्लास को स्टार्ट करते हुए आज बिग स्माइल लेकर क्लास को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपकी स्क्रीन पर लिखा है फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन में है कि शब्द के सही रूप का चयन कीजिए। क्या है? शब्द के सही रूप का चयन कीजिए। इसका मतलब ये हो गया क्वेश्चन, यानी कि जो 3 ऑप्शन है वो हमारे गलत हैं और एक क्वेश्चन जो है यानी कि जो ऑप्शन है हमारा बिल्कुल राइट है। तो हमें एक ऑप्शन को चूज करना है। तो फर्स्ट है तृष्णा, बी लिखा है तृष्णा और सी लिखा है तृष्णा और डी लिखा है तृष्णा। तो हमें इसमें राइट ऑप्शन तक पहुंचना है। तो मैं आपको बता दूं जो राइट ऑप्शन है वो है हमारा डी यानी कि तृष्णा। अब बात कर लेते हैं जो तृष्णा लिखा है इसका मीनिंग क्या होता है, यानी कि इसका अर्थ क्या होता है। इसका अर्थ होता है कामना करने वाला। क्या होता है? कामना करने वाला, ठीक है। चाहे वो भगवान की कामना करना हो या अपने कार्य को जो पाना चाहता है उसकी कामना हो, कामना करने वाला उसे बोला जाता है तृष्णा, ठीक है। बाकी जो ऑप्शन लिखे हुए हैं ना वो आपकी इनकी जो मिसप्रिंटिंग हुई हुई है। क्या है? ये मिसप्रिंट है आपके, मतलब ये लिखे हुए गलत है तो इसका अर्थ तो हो ही नहीं सकता, ठीक है। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संस्कृत के वह शब्द जो हिंदी में बिना किसी परिवर्तन के प्रयुक्त होते हैं कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? फर्स्ट ऑप्शन है संस्कृत, तद्भव, सी है हमारा तत्सम, डी है देशज। तो मैंने अपनी प्रीवियस क्लास में भी आपको बताया था वे शब्द जो संस्कृत से उठकर क्या है ज्यों के त्यों हिंदी में रखे गए हैं यानी कि प्रयोग किए जाते हैं उन्हें हम तत्सम शब्द कहते हैं। ये मैंने अपनी प्रीवियस क्लास यानी कि जो प्रैक्टिस सेट कराया है उसमें मैंने ये परिभाषा आपको कई बार बताई है, ठीक है। तो उसे क्या कहते हैं? हम तत्सम शब्द कहते हैं। और तत्सम कौन से ऑप्शन में? हमारे सी ऑप्शन में है। तो हमारा जो सी ऑप्शन है वो हो जाएगा हमारा राइट आंसर, ठीक है। ये जो शब्द होते हैं वो कभी भी चेंज नहीं होते हैं। ये संस्कृत के शब्द होते हैं और लेकिन प्रयोग किस में किए जाते हैं? हिंदी में किए जाते हैं। जैसे कि घृत, घृत मीन्स क्या होता है? आपका घी होता है। हिंदी में हम इसे घी बोलते हैं लेकिन संस्कृत के तौर पर क्या बोलते हैं? इसे हम घृत बोलते हैं। जैसे कि कूप, कूप मीन्स होता है आपका कुआं यानी कि कुआं। तो ये किस में यूज करे जा रहे हैं? हमारे तत्सम रूप में शब्द क्या है? ये संस्कृत के जो हैं यूज करे जा रहे हैं यानी कि प्रयोग किए जा रहे हैं। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सेशन अगर आपको पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि जब भी क्लास हो तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। हिंदी के प्रैक्टिस सेट के साथ साथ आपकी करंट अफेयर्स की क्लास चल रही हैं। आपकी एसएससी के जो जितने भी प्रैक्टिस सेट हैं वो सर ने क्या है क्लासेस स्टार्ट करा दी हैं। तो आपको क्या करना है? सारी क्लासों को अटेंड करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि जब किसी समास में दोनों पद प्रधान हो तो उसको क्या कहते हैं, यानी कि उसको कहते हैं। हमारे सामने 4 ऑप्शंस रखे हुए हैं। क्या है? फर्स्ट है आपका द्वंद्व समास, डी है आपका द्विगु समास, सी है आपका प्रधान समास और डी है आपका तत्पुरुष समास। तो मैं आपको बता देती हूँ वो समास जब किसी समास में दोनों पद प्रधान होते हैं तो उसके साथ साथ मैं आपको बता दूँ उसमें एक योजक चिन्ह भी होता है। उसके दोनों पद तो होते ही हैं क्या प्रधान, लेकिन उसमें एक योजक चिन्ह होता है। जैसे कि माता पिता, ठीक है। देखो इसमें योजक चिन्ह आ गया, योजक चिन्ह आ गया, माता भी आ रहा है और पिता भी आ रहा है। इन दोनों का ही अर्थ होता है। दोनों पद प्रधान कहने का मतलब ये होता है कि जो दोनों शब्द हैं इधर और उधर योजक के साइड में, तो इनका भी एक अर्थ होना चाहिए और बीच में क्या होता है? योजक चिन्ह होता है। तो ऐसे शब्द जिनमें क्या है दोनों पद प्रधान होते हैं और बीच में एक योजक चिन्ह भी पाया जाता है तो उसे हम कहते हैं द्वंद्व समास। यानी कि जो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है वो हो जाएगा हमारा राइट। क्या हो जाएगा? हमारा फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा इसमें राइट, ठीक है। द्वंद्व समास होता है। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शुद्ध शब्द क्या मतलब? शुद्ध शब्द हैं यानी कि जो 4 ऑप्शन रखे गए हैं इसमें एक तो सही है और 3 क्या है? गलत है। देखो हिंदी हम कह देते हैं क्या इजी होती है, इसमें क्या है जो मात्राओं की बहुत ज़्यादा मिस्टेकें होती हैं। हिंदी इजी नहीं होती, हिंदी को पढ़ना और हिंदी का अर्थ ग्रहण करने में डिफरेंट होता है यानी कि अंतर पाया जाता है। हिंदी कहने के लिए आसान होती है लेकिन जब हम उसका अर्थ ग्रहण करते हैं तो उसका अलग जो अर्थ होता है वो बहुत ही ज़्यादा भिन्न होता है, ठीक है। तो पहले हम सारे ऑप्शन पढ़ लेते हैं। फर्स्ट है हमारा उज्ज्वल, बी है हमारा उज्ज्वल और सी है हमारा उज्ज्वल और डी है हमारा उज्ज्वल। तो मैं बता दूं इसमें जो राइट ऑप्शन है आपका वो कौन सा है? इसमें जो राइट ऑप्शन है वो है हमारा डी,
यानी कि उज्ज्वल। अब अगर मैं इसका संधि विच्छेद करूं तो क्या होगा, संधि विच्छेद करने पे उत प्लस ज्वल होता है, क्या होता है, उत प्लस ज्वल होता है। और इसे लिखा कैसे जाता है, उ छोटा जा फिर बा और बा, तो इसे बोलते हैं हम उज्ज्वल यानी कि उजाला। ठीक है, तो ये इसका राइट क्या हो गया, ये तो संधि विच्छेद हो गया, और जो राइट आंसर है वो है हमारा डी है। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अनुरक्त का विलोम शब्द है। देखो विलोम शब्द क्या होते हैं, एक लाइन में बता दूं तो उल्टा अर्थ, यानी कि उल्टा बोलना, एक तरीके से उल्टे शब्द भी कह सकते हैं, जैसे कि ऊपर का नीचे, दाएं का बाएं, हम बोलते हैं ना, तो क्या बोलते हैं, विपरीत शब्द भी बोलते हैं, और विलोम शब्द की क्या कहते हैं, इन्हें ही कहते हैं। तो जो अनुरक्त का विलोम होगा वो क्या होगा, आरक्त होगा, निरक्त होगा, आसक्त होगा या विरक्त होगा। तो इसका राइट आंसर जो है वो है आपका डी, विरक्त होगा। देखो इसमें तो कोई भी चीज चेंज करने वाली नहीं है, विलोम शब्द हुए, ये पर्यायवाची शब्द हुए, इसे तो हम किसी में तोड़कर नहीं याद कर सकते, ये एज इट इज जो ही होते हैं हमें वही याद करने होते हैं। तो जो आपका अनुरक्त है उसका जो विलोम शब्द हो जाएगा वो हो जाएगा आपका विरक्त। ठीक है, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किस समूह में सभी शब्द तत्सम हैं। देखो अभी मैंने तत्सम की डेफिनेशन आपको बहुत अच्छे से बताई थी, उसमें खुद ही लिखी हुई थी क्वेश्चन में आपके कि जो शब्द संस्कृत के होते हैं, मतलब जो शब्द संस्कृत के रूप में होते हैं और हिंदी में ऐसे ही उपयोग कर दिए जाते हैं बिना चेंजिंग के, यानी कि बिना बदलाव के, तो उन्हें तत्सम रूप कहते हैं। तो इसमें आप पहले देख लेते तत्सम रूप यानी कि संस्कृत के वर्ड, यही तो मैंने बताया, संस्कृत के शब्द। तो इनमें जो हमारे 4 ऑप्शन दे रखे हैं उनमें से हमें देखना है कि सारे के सारे कौन से हैं जो संस्कृति में हैं। तो फर्स्ट पढ़ लेते हैं, शकरा, पवन, ज्येष्ठ, अग्नि। ठीक है, बी है काष्ठ, घृत, घोड़ा। देखो घोड़े को कभी मतलब संस्कृत में घोड़ा नहीं कहा जाता, अश्व कहा जाता है। ठीक है, या तुरंग कहा जाता है। सी है ओष्ठ, किताब, नानी। देखो किताब यहाँ मिल गया हमें, किताब को पुस्तक कहा जाता है। ये बात तो बहुत ही ज्यादा हम लोग अपनी आम लैंग्वेज में भी बोलते रहते हैं, आम भाषा में। ठीक है, डी है निष्ठुर, चम्मच, हाथी और कार्य। देखो हाथी को गज कहा जाता है, गजा कहा जाता है। ठीक है, तो 3 तो हमारे मिल गए कि इसमें संस्कृत वर्ड यूज ही नहीं हो रहे, यानी कि संस्कृत का कोई शब्द है ही नहीं। फर्स्ट में और पढ़ लेते, शक्र मिस होती है आपकी चीनी, पवन मिस होती है वायु यानी कि हवा, ज्येष्ठ यानी कि एक महीना होता है आपका, और अग्नि होती है आपकी आग। तो ये जो चारों शब्द है ये आपके संस्कृत के हैं। तो इससे ही हमें पता चल रहा है कि जो हमारा समूह है तत्सम का वो कौन सा है, फर्स्ट हो गया, यानी कि पहला ऑप्शन हमारा इसमें राइट आंसर हो गया है। ठीक है, अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस शब्द में कु उपसर्ग नहीं है। कु, देखो मैं पहले कु का आपको मीनिंग बता देती हूँ। कु का मतलब होता है बुरा। क्या होता है इसका मतलब, बुरा। चाहे वो कुकर्म हो, क्या होना चाहिए, या तो आपका वो जैसे कि कह सकते हैं उसे कुकर्म, कुकर्म यानी कि बुरा काम, कुचाल यानी कि बहुत ही ज्यादा बुरा इंसान। तो ऐसे जो बुरे कर्म होते हैं उन्हें कु बोला जाता है, कु का अर्थ होता है बुरा। तो अब ऑप्शन पढ़ लेते हैं। कु का मतलब तो हमें पता चल गया, कुरूप यानी कि जिसका बहुत है बुरा रूप, कुकर्म यानी कि जिसके कर्म बुरा हैं। फिर आता कुशल, कुशल तो कुछ होता नहीं, अगर मैं इसका संधि विच्छेद भी करूं तो कु प्लस शल बन रहा है, तो शल का तो कोई अर्थ होता नहीं है। डी है कुचाल, जैसे कि मैंने आपको बताया। तो जो इसका राइट आंसर है वो है आपका सी, यानी कि कुशल। इसमें आपका उपसर्ग नहीं है, बाकी में जो ये कु लगे हुए हैं इनके मीनिंग भी मैंने आपको बता ही दिए हैं। तो ये क्या है, ये उपसर्ग है। जो कुशल यानी कि सी है, इसमें आपका कोई भी बुरा नहीं है। कुशल कह देते हैं ना कि वो अपने काम में बहुत ही ज्यादा कुशल है, यानी कि माहिर है, बहुत अच्छा है। तो ये तो अच्छी बात के लिए हो गया, तो बुरा तो हो ही नहीं सकता। पहले हमें मीनिंग निकाल दिया, मीनिंग के बाद में हम क्या हो गए, अपने आंसर तक पहुंच गए। तो इसका जो राइट आंसर हो गया वो हो गया आपका सी। ठीक है, अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन प्रत्यय का प्रयोग किस शब्द में हुआ है। जो इन है आपका, ये आपका एक प्रत्यय है, इसे जोड़कर आपको एक वर्ड बनाना है। ठीक है, बात कर लेते हैं प्रत्यय के। तो प्रत्यय किसे कहते हैं, प्रत्यय वो होता है जो किसी शब्द के अंत में जुड़कर उसका अर्थ बदल देता है, उसे हम प्रत्यय कहते हैं। और उपसर्ग होता है जो किसी भी शब्द की शुरुआत में जुड़कर उसके अर्थ को बदल देता है, यानी कि एक नया शब्द भी बना देता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, उपसर्ग कहा जाता है। तो देखो हम पहले ऑप्शन पढ़ लेते हैं। फर्स्ट है हमारा पुजारिन। ठीक है, इसमें इन की आवाज आ रही है। कठिन,
ठीक है, मीन और चिन्ह। तो देखो इसमें तो हो ही नहीं सकता चिन्ह में, क्योंकि लास्ट में जुड़ रहा है, प्रत्यय का अर्थ होता है, मैंने बताया जो लास्ट में जुड़ता है। मीन में बड़ी मी की मात्रा आ गई, कठिन है, अगर का और प्लस ठिन लगाओगे तब भी नहीं कट पाएगा। तो जो हमारा राइट आंसर है वो हमारा ए है, यानी कि पुजारिन। पुजारिन इसका राइट आंसर है। जैसे कि कह सकते हैं पड़ोसिन, आपको एग्जाम्पल से अच्छे से समझ में आ जाएगी। छोटी जो ई है वो किसकी आवाज दे रही, पड़ोसिन, इनकी आवाज दे रही है। ठीक है, एक और देख लेते हैं, मालकिन। मालकिन में इनकी आवाज आ रही है। तो ये शब्द क्या है आपके, इसमें इन प्रत्यय जुड़ा हुआ है। और इसी की तरीके से जो ए आंसर हो जाएगा हमारा सही हो जाएगा, पुजारिन, पड़ोसिन, मालकिन, ये सब क्या है, प्रत्यय के ही एग्जाम्पल हैं। तो हमारा राइट आंसर इसमें क्या हो गया है, ए हो गया है। ठीक है, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जिसमें पहला पद संख्यावाचक हो और जो किसी समूह विशेष का बोध कराए उसे कहते हैं। जिसमें पहला पद क्या होना चाहिए, संख्यावाचक हो और जो किसी समूह विशेष का बोध कराए, यानी कि वो समूह का भी बोध करा रहा है और उसका जो पहला वर्ड होगा उसमें संख्या का पता चल जाए। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल में मैं कह सकती हूँ चौराया, आपने सुना भी होगा चौराया, यानी कि 4 राहों वाला। जहाँ 4 रास्ते कटते उसे चौराया ही तो कहा जाता है। क्या कहा जाता है उसे, 4 राहों वाला, 4 राहों वाला चौराया हो गया। ठीक है, तिरफल या तिरफला कहते हैं ना, 3 फल। तो इससे क्या पता चल रहा है, जो इसका पहला वर्ड है 3 की आवाज दे रहा है, ये 4 की आवाज दे रहा है। तो इससे क्या हो रहा है, हमें ना शब्द का पता चल रहा है कि इसमें गिनती पूछी जा रही है, संख्या बताई जा रही है एक तरीके से। तो इसमें हमें वही ढूंढना है कि कौन सा होता है। तो फर्स्ट है आपका कर्मधारय, तो इसमें कर्म के बारे में बताया जाता है। द्वंद्व मैंने आपको बताया था अभी, जो दोनों पद इसके प्रधान होते हैं उसमें योजक चिन्ह होता है। ठीक है, तो वो तो हो ही नहीं सकता। फिर आता है द्विगु समास, फिर आता है आपका अवयवी भाव। अवयवी भाव में आपका यथाशक्ति ऐसे वर्ड आते हैं। ठीक है, तो जो आपका राइट आंसर है वो है आपका सी, यानी कि द्विगु समास। द्विगु समास में क्या होता है, आपका पहला पद जो होता है वो संख्यावाचक होता है, यही इसकी पहचान होती है। तो बढ़ते हैं अपने अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10th, यानी कि जातिवाचक संज्ञा नहीं है। देखो नहीं वाले क्वेश्चन बहुत ध्यान से आपको पढ़ने हैं। मैंने अपनी प्रीवियस क्लास में भी आपको बताया था, या आप कोई सा भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, मैं ये नहीं कह रही कि आप हिंदी की प्रैक्टिस करो। बहुत से क्वेश्चन तो अब आ रहे हैं ना आपके कंपटीशन एग्जाम में, उसमें अधिकतर देखना ये नेगेटिव वाले क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। और ये क्या करते हैं, हमारे पता कंफ्यूज कर देते हैं। हम जल्दबाजी में क्या करते हैं, अपने टाइम को बचाने के लिए पढ़ लेते हैं जातिवाचक संज्ञा है नहीं, पर ध्यान ही नहीं देते। ठीक है, तो इससे क्या हो जाता है, हमारा तो जो क्वेश्चन है वो गलत ही हो जाता है। तो हमें क्या करना, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना होता है। नहीं वाले इसमें पूछा जातिवाचक संज्ञा नहीं है, तो देखो पढ़ लेते हैं चारों। पहले इसमें लिखा है शेषव। शेषव पता है किसे कहते हैं, एक शेषवावस्था होती है जब बच्चा अपनी माँ के गर्भ में होता है, तो उसे शेषवावस्था कहा जाता है। तो सिर्फ एक तरीके से अगर इसको रियलाइज करके इसे पढ़ा जाए तो ये एक भावना हो गया। ठीक है, भाववाचक हो गया। बी है लकड़ी, लकड़ी है, लकड़ी तो इसकी जाति ही बता रही, क्योंकि लकड़ी से मेज भी बनती है, कुर्सी भी बनती है, लकड़ी से बहुत सारे सामान बनते हैं, तो ये तो एक तरीके से जातिवाचक हो गई है। लोहा, लोहे से आपके लोहे की सामान बहुत सारे हैं, कोई से भी इंस्ट्रूमेंट को आप ले सकते हो तो वो लोहे के बारे में बता देगा, तो ये लोहे की जातिवाचक में आ गया। पुस्तक, पुस्तक आपकी रामायण हो सकती है, गीता हो सकती है, सामान्य ज्ञान कोई सी भी पुस्तक हो सकती है। तो ये सिर्फ पुस्तक है, अगर इसका नाम ले दिया जाता तो ये व्यक्तिवाचक में चली जाती, लेकिन हमें क्या ढूंढना है, जातिवाचक नहीं है। तो हमारा जो राइट आंसर है ना वो ए हो जा रहा है, क्योंकि इसमें हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ महसूस कर पा रहे हैं। तो ये भाववाचक हो गई। शेषव, शेषव हो गया, बचपन हो गया, बुढ़ापा हो गया, कोई देख थोड़ी ना सकता है इसे, कोई जाति थोड़ी ना होती है, ये सिर्फ महसूस किया जाता है, यानी कि भाव में होता है, तो इसे भाववाचक में है। जो ये संज्ञा है हमारी ये भाववाचक है, और हमसे यही पूछा था कि जातिवाचक संज्ञा नहीं है, तो ये गलत है और इसीलिए सही आंसर हो गया है हमारा ए का। ठीक है, बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वह स्वतः ही जान जाएगा में वह सर्वनाम है। वह स्वतः ही जान जाएगा में वह, यानी कि जो वह शब्द है वो किसके लिए प्रयोग हो रहा है, ये कौन सा सर्वनाम है। ठीक है, तो आपका कौन सा सर्वनाम है, इसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं। एक तो आपका पुरुषवाचक है, निजवाचक, संबंधवाचक और अनिश्चयवाचक। तो मैं आपको बता दूं, जो सर्वनाम होते हैं वो आपके 6 होते हैं। इसमें से हमसे पूछा गया है कि वह स्वतः ही जान जाएगा में वह सर्वनाम कौन सा है।
तो मैं आपको एक ट्रिक बता देती हूँ जो सर्वनाम की बहुत ही ज़्यादा ईजी है, जिससे क्या होगा आपको सर्वनाम पढ़ने में भी बहुत ईजी हो जाएगा। ठीक है, ट्रिक आपकी यह है, एक निज पुरुष, एक निज पुरुष निश्चय निश्चय अनिश्चय के संबंध में फंस गया। देखो, निज से हो जाता है आपका निजवाचक, ठीक है, पुरुष से हो जाता है आपका पुरुषवाचक, निश्चय से हो जाता है निश्चयवाचक, और अनिश्चय जो हो जाता है आपका अनिश्चयवाचक, और संबंध से हो जाता है आपका संबंधवाचक। ये आपके 6 के 6 सर्वनाम एक ही लाइन में हो गए। इससे क्या होगा, ये ट्रिक आप पढ़ लोगे तो क्या होगा, आपके 6 के 6 जो सर्वनाम है आपको ज्ञात हो जाएंगे। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हमारे क्वेश्चन में, क्योंकि क्वेश्चन में हमसे पूछा था कि वह स्वतः ही जान जाएगा मैं वह क्या है। वह का मतलब क्या होता है, देखो अब पहला पुरुषवाचक, तो पुरुष तो आपके 3 होते हैं, तो उनसे तो कोई मतलब ही नहीं है इसमें, ना तो उत्तम पुरुष के बारे में पूछा है, ना ही निश्चय पुरुष के बारे में पूछा है। बी है निजवाचक। निजवाचक का मतलब होता है निजी, यानी कि अपने से जो सीमित होता है, अपने लिए, जैसे हम, मैं, खुद ही, ऐसे शब्द जो होते हैं वो निजवाचक कहलाते हैं। फिर आता है आपका निश्चय, जिसमें कोई काम निश्चय होता है, जैसे ये मेरी पुस्तक है, ये बात बिल्कुल फैक्ट है कि ये मेरी पुस्तक है, तो ये क्या है, निश्चित है। अनिश्चय में क्या है, ये काम वो कर देगा, वह कर देगा, यानी कि दूसरे पर टाला जा रहा है, या दूसरा काम कर देगा, तो वो क्या हो गया, अनिश्चय हो गया, मतलब बिल्कुल प्रॉपर नहीं है कि वो काम तुम्हारा ही है। फिर संबंध में, जैसे कि कहते हैं जिसकी लाठी उसकी भैंस, तो संबंध हो गया, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसकी लाठी वही उसी की भैंस होगी, तो संबंध किसका हो गया, भैंस का लाठी से हो गया है, उस इंसान का हो गया है। ठीक है, तो मैंने आपको बताया कि इसमें कहा वह स्वतः ही जान जाएगा वह सर्वनाम है, तो ये निज की बात हो रही है, वह स्वतः ही जान जाएगा यानी कि वो खुद ही जान जाएगा। ठीक है, क्या है, वह खुद ही जान जाएगा। तो इसमें जो राइट आंसर है वो है हमारा बी ऑप्शन, निजवाचक सर्वनाम, क्योंकि वह जो है स्वतः, अगर यहाँ स्वतः नहीं होता तो क्या आ जाता, अभी मैंने आपको बताया तो निश्चय हो जाता, वह जान जाएगा। ठीक है, क्योंकि वो उससे निश्चित से बात हो गई है, लेकिन यहाँ होगी ना स्वतः, तो स्वतः जो हमारा अर्थ प्रकट कर रहा है वो निजवाचक के लिए कर रहा है, तो जो हमारा राइट आंसर हो गया वो हो गया हमारा बी। ठीक है, अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संयुक्त क्रिया का उदाहरण कौन सा वाक्य है। संयुक्त क्रिया, पहले बात कर लेते हैं संयुक्त क्रिया की। देखो, संयुक्त क्रिया से ही पता चल रहा है, जिसमें 2 या 2 से अधिक क्रिया यूज होती है, यानी कि होती हैं, उसे हम संयुक्त क्रिया कहते हैं। ठीक है, अब देख लेते हैं इनमें ऑप्शन में कौन है जो जिसमें 2 क्रिया यूज हो रही है, यानी कि 2 क्रिया को उपयोग हो रहा है। तो फर्स्ट है हमारा रस्सी जल गई, देखो ये तो एक ही वाक्य हो गया पूरा। फिर आया सीमा पढ़ रही है, पढ़ रही है, एक ही क्रिया हो रही है, और कोई काम तो हो नहीं रहा है इसमें। सी आता है तुम प्रतिदिन पढ़ने आया करो। ठीक है, इससे भी देख लेते हैं, डी और देख लेते हैं, बच्चा सोता है, इसमें भी एक ही वाक्य है। देखो जो सी ऑप्शन है उसमें लिखा पढ़ने आया करो, पढ़ना भी एक क्रिया है, आया या आना भी आपकी एक क्रिया है, तो हमें ऑप्शन मिल ही गया सी। देखो इसमें 2 क्रिया आ गई, एक तो पढ़ना आ गया और एक आया आ गया, तो 2 क्रिया हो गई। और मैंने यही डेफिनेशन बताई कि संयुक्त क्रिया उसे कहते हैं जिसमें 2 या 2 से अधिक क्रिया होती है, तो उसे संयुक्त क्रिया कहा जाता है। तो हमारा जो राइट आंसर हो गया वो हो गया सी। ठीक है, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सरल या साधारण वाक्य किसे कहते हैं। सरल या साधारण वाक्य किसे कहा जाता है। तो पहले मैं आपको बता देती हूँ सरल और साधारण वाक्य किसे कहा जाता है, जिसमें एक ही विधेय हो, एक ही क्रिया हो और एक ही कर्ता हो, तो उसे हम कहते हैं सरल और साधारण वाक्य। जैसे कि मीरा खाना खाती है। ठीक है, क्या है, मीरा खाना खाती है, मीरा खाना खाती है। देखो इसमें मीरा ही है, ये उद्देश्य हो गया, ये विधेय हो गया पूरा। विधेय जिसे कहते हैं ना एक वाक्य में जिसके बारे में बात होती है वो तो उद्देश्य हो जाता है, बाकी क्या हो जाता है, विधेय हो जाता है। और यहाँ पर एक ही क्रिया है, खाना खाती है। तो देख लेते हैं हमारा जो मैंने आपको रूल बताया है वो किस में सही हो रहा है। फर्स्ट है जो छोटा है, छोटे से तो कोई मतलब ही नहीं होता। बी है जिसका अर्थ सरलता से समझ में आ जाए। देखो सरलता से समझ में तो आ रहा है, लेकिन ये तो नहीं हो सकता ना।
सी है जिसमें एक कर्ता और अनेक क्रिया हो, ये तो हो ही नहीं सकता, एक ही कर्ता हो और अनेक क्रिया हो जाएंगी। डी है जिसमें एक उद्देश्य है, एक विधेय और एक ही क्रिया हो, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था कि एक ही कर्ता होना चाहिए, एक ही विधेय होना चाहिए और एक ही उसका विधेय होना चाहिए। तो हमारा जो राइट आंसर हो गया वो हो गया डी। ठीक है, तो 13 का हमारा डी आंसर हो गया है। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मोहन बाजार जा रहा है, उस वाक्य में उद्देश्य है। क्या है? मोहन बाजार जा रहा है, उस वाक्य में उद्देश्य है, यानी कि ये एक हमें पूरा सेंटेंस यानी कि वाक्य दिया है, इसमें हमें विधेय उद्देश्य बताना है, सॉरी। तो मैंने अभी आपको बताया था जिसके बारे में बात होती है उसे कहते हैं उद्देश्य, और बाकी जितनी भी चीजें होती हैं उसके बाद में लास्ट में सेंटेंस में यानी कि वाक्य में वो उसकी विधेय कहलाती है। तो किसके बारे में बात हो रही है? मोहन के बारे में ही बात हो रही है। तो हमारा राइट का आंसर कहाँ से हो जाएगा? ए ही हो जाएगा। देखो क्वेश्चन में ही पता चल रहा है, हमें 4 ऑप्शन पढ़ने की जरूरत ही नहीं है ना। मैंने आपको बताया जिसके बारे में बात होती है वो उद्देश्य कहलाता है, और बाकी जो उसकी क्रिया होती है उसे हम विधेय कहते हैं। तो मोहन इसमें क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से मिश्रित वाक्य है। पहले मैं बता दूं मिश्रित वाक्य क्या होता है। देखो इसमें एक तो सरल वाक्य होता है, बाकी इसमें 2 या 2 से अधिक आपकी क्रिया मिलती है। किसमें? मिश्रित वाक्य में। और ये क्या कर, इस मिश्रित वाक्य में एक बात और होती है, ये दूसरे सेंटेंस पर डिपेंड हो जाता है, यानी कि दूसरे वाक्य पर निर्भर हो जाता है। अब पढ़ लेते हैं जो मैंने रूल बताया वो किसमें सही हो रहा है। ए है वर्षा हो रही है। देखो इसमें सिंपल एक ही वाक्य, ये साधारण वाक्य है आपका, कोई और क्रिया तो नहीं दिखाई है इसमें। बी पढ़ लेते हैं। बी में मैं पढ़ता हूँ और वह खेलता है। ठीक है, मैं पढ़ता हूँ वह खेलता है, एक वाक्य है और दूसरा वाक्य है। मैंने आपसे बोला एक वाक्य है और दूसरा जो वाक्य है वो पहले वाक्य पर निर्भर हो रहा है। तो अगर मैं और को भी हटा दूं तो ये 2 वाक्य बन रहे हैं, ये निर्भर थोड़ी ना हो जाएंगे फिर। ठीक है, सी है सुधीर पढ़ता है, ये तो सरल वाक्य हो गया। डी पढ़ लेते हैं। डी में मैंने सुना है कि नीना पास हो गई है। देखो मैंने सुना एक सेंटेंस हो गया, की लगने से क्या हो गया कि दूसरे पर निर्भर हो गया कि नीना पास हो गई है। ठीक है, क्योंकि उसने कहा कि मैंने सुना है कि नीना पास हो गई है, तो पहला भी सरल वाक्य भी मिल गया और दूसरे वाक्य पे क्या है, ये पहला वाक्य निर्भर हो गया है। तो जो हमारा राइट आंसर है वो है हमारा डी ऑप्शन। ठीक है, बढ़ते हैं अपने अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो हिंदी हो या कोई सा भी सब्जेक्ट हो, हमें चारों ऑप्शन फिर भी पढ़ लेने चाहिए, जिससे क्या होता है हमें पहुंचने पर आंसर में आसानी मिल जाती है। और कुछ क्वेश्चन होते हैं जो हमें क्वेश्चन में पता चल जाता है कि उसका आंसर क्या है। किसी के कथन को उद्धृत करते समय किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाना चाहिए। ठीक है, तो पहले मैं चारों ऑप्शन पढ़ लेती हूँ। विस्मयवाचक, देखो विस्मयवाचक में तो आपको पता होगा कि अलग से ही होते हैं, उसमें तो खुशी, हर्ष, ऐसे ऐसे वर्ड होते हैं, तब उसमें विस्मयवाचक होता है। बी आता है अवतरण का उद्धरण होता है। प्रश्नवाचक में आपका प्रश्नवाचक आ जाता है ऐसे करके। निर्देशक में तो किसी को निर्देश दिया जाता है ऐसे करके। और विस्मयवाचक में मैंने आपको बताया ऐसे वाला साइन होता है, या तो दुख होगा, खुशी होगी, हैरानी होगी, तब तो आता ही है। अब तीनों के तो मैंने मीनिंग बता दिया, बी बचा आपका, तो बी आपका राइट आंसर है अवतरण। अवतरण उद्धरण क्या होते हैं ये मैं आपको बता देती हूँ। ऐसे आपको कॉलम दिखता होगा, आपने देखा होगा बहुत से, जब कोई स्पेशल वर्ड होते हैं ना बहुत ही ज़्यादा, जैसे कि लिख दे नेता सुभाष चंद्र बोस जी, क्या बोलते हैं हम, किसी का स्पेसिफिक नाम लिखना होता है, जैसे लिख लो नेता सुभाष चंद्र बोस जी, सुभाष चंद्र बोस। तो जब ऐसे ऐसे नाम लिखने होते तो हमें ऐसे कॉमा मिलता है आपको हिंदी में जब आप पढ़ते होगे। तो जब कोई बहुत ही ज़्यादा स्पेशल वर्ड होता है, बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध चिन्ह होता है, वर्ड होता है, शब्द होता है, तो हम उसमें क्या करते हैं, ये वाले कॉलम लगाते हैं, तो इसे बोलते हैं अवतरण। ठीक है, और यही एक आपका साइन होता है। बढ़ते हैं अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सही विराम चिन्हों वाला वाक्य। विराम चिन्ह, हमने एक विराम चिन्ह ही पढ़ा था, वो भी एक विराम चिन्ह था, और फिर से एक विराम चिन्ह से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो पहले पढ़ लेते हैं फर्स्ट, जो पत्र आज आया है कहाँ है। देखो इस क्वेश्चन को फिर से पढ़ते हैं। जो पत्र आज आया है कहाँ है, जो पत्र आज आया है कहाँ है। देखो इस क्वेश्चन से ही पता चल रहा है ये क्वेश्चन मार्क है। कहने का मतलब यह है इसमें क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि जैसे कि कोई आपके घर में पूछ रहा है कि आज कोई लेटर आया था आपके घर, वो कहाँ है, तो ये क्वेश्चन ही तो हो गया। तो यहीं से हमें पता चल जाएगा कि क्वेश्चन मार्क वाला क्वेश्चन है। देखो ना तो यहाँ है क्वेश्चन मार्क का चिन्ह, ना यहाँ है ना यहाँ है, कहाँ है, सिर्फ फर्स्ट वाले में ही है। और फिर बात कर लेते हैं, एक सेंटेंस ये कंप्लीट हुआ कि जो पत्र आज आया है, मतलब एक सेंटेंस यानी कि एक वाक्य खत्म हुआ।
हमने क्या लगा दिया, कॉमा लगा दिया। फिर दूसरी बात हुई कहाँ है, तो ये आपका राइट आंसर ए में ही हो जाएगा। दूसरे में देखो जो पत्र आज आया है, यहाँ लगा तो है कॉमा, लेकिन क्या है, यहाँ हैरानी वाली बात थोड़ी ना, कहाँ है, हैरानी वाली बात तो हुई नहीं है, ना ही खुशी की बात हुई है, क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो यहाँ से ही पता चल गया हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो ए हो जाएगा। ठीक है, प्रश्नवाचक आपका इसमें जो लगा हुआ है वही आपका विराम चिन्ह वाला सही है। बढ़ते हैं अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शेर को सामने देखकर डैश डैश ये वाक्य किस मुहावरे से पूर्ण होगा। यानी कि एक आपके तरीके से मुहावरा है जो हम लोग आम अपनी बोलचाल में भी बोलते हैं। तो अब इसे पढ़ लेते हैं, क्या होगा। शेर को सामने देखकर मैं 7वें आसमान पर पहुंच जाऊंगा। कौन सा ऐसा इंसान है जो शेर को देखकर 7वें आसमान पर पहुंच जाएगा, या तो खुशी हो रही होगी या तो डर जाएगा। ठीक है। बी है कि मैं आग बबूला हो उठूंगा। आग बबूला हो उठने की तो बात ही नहीं है, वैसे इतना डर हो जाएगा। सी है मैंने आसमान सिर पर उठा लिया। वाह भाई वाह, मतलब कि शेर को सामने देखकर मैंने आसमान सिर पर उठा लिया। डी है मेरे प्राण सूख गए। जाहिर सी बात है डर ही होगा, कितना भी कोई भी कितना शेर दिल इंसान क्यों ना, मतलब कितना भी अच्छा इंसान हो, बहादुर, वो भी डर जाएगा। तो जो इसका राइट आंसर है ना वो है आपका डी, मेरे प्राण सूख गए, यानी कि डर की वजह से। तो इससे जो मुहावरा कंप्लीट हो रहा है, शेर को सामने देखकर मेरे प्राण सूख गए, तो हमारा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सही मुहावरा है, फिर से मुहावरा ये इसमें पढ़ लेते हैं। नेत्रों में मिट्टी डालना, ऐसा तो कहीं सुना नहीं, नेत्रों में मिट्टी डालना, इतनी शुद्ध हिंदी तो कोई भी नहीं बोलता। खैर, बी है आंखों में रेत फेंकना, ये भी नहीं हो सकता। सी है आंखों में धूल झोंकना। डी है आंखों में कचरा डालना। कचरा कैसे डल जाएगा, छोटी छोटी तो आंखें होती हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है हमारा सी, आंखों में धूल झोंकना। आपने जब आप हिंदी की तैयारी कर रहे होंगे तो प्रायवाची भी पढ़ रहे होंगे, मुहावरे भी पढ़ रहे होंगे, विलोम शब्द भी पढ़ रहे होंगे, तो अधिकतर हम अपनी आम लैंग्वेज में भी बोल देते कि आंखों में धूल झोंकना, कि बच्चे पढ़ाई वढ़ाई तो कर नहीं रहे हैं इस टाइम पे, क्या है मोबाइलों में देख देख कर बस ऐसे ही क्या कर रहे हैं, माँ बाप की आंखों में धूल झोंक रहे हैं। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा। बढ़ते हैं अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाथ ना आना इस मुहावरे का निकटतम अर्थ है। हाथ ना आना, ठीक है, हाथ ना आने का देखो मीनिंग निकालने की मतलब करेंगे कि कुछ भी ना हासिल होना। ठीक है, अब पढ़ लेते हैं हम अपने चारों ऑप्शन को। पकड़ में ना आना, बी है बहुत बड़ा होना, सी है हाथों का व्यायाम करना। अच्छा, हाथ नहीं आएगा तो व्यायाम हो जाएगा, ये भी सही है। डी है हाथ फैलाना। हाथ फैलाने का क्या मतलब है, जब हाथ ही नहीं आया तो हाथ फैलाने का मतलब ही क्या होता है। तो इसमें जो राइट आंसर है वो है आपका ए, पकड़ में ना आना। ठीक है, हाथ ना आना यानी कि मतलब किसी इंसान ने अपनी पढ़ाई को लेकर के या किसी काम को लेकर के क्या करें, बहुत ही ज़्यादा मेहनत की, लेकिन क्या करा उसको कुछ भी हासिल नहीं हुआ, तो उसे कह देते हैं हम हाथ ना आना। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ए हो जाएगा। बढ़ते हैं अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो, अगर आपको सेशन पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए और लाइक ज़रूर कर देना। और अगर आपको कोई भी कमेंट्स मुझसे यानी कि कोई भी क्वेश्चन पूछना है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं हिंदी से रिलेटेड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिर पर फिर जाने का अभिप्राय है। ये भी आपका एक तरीके से मुहावरा ही है, सिर फिर जाना। चक्कर आना, बी है अहंकारी होना, सर दर्द हो जाना, पीछे मुड़कर देखने लगना। देखो, ये क्वेश्चन जो है बहुत ही ज़्यादा मतलब एक तरीके से सर दर्द करने वाली जैसा है। वो कैसे, इसमें लिखा सिर फिर जाना, फिर आ रहा है इसमें चक्कर आना। कुछ लोगों को लग रहा होगा इसका आंसर क्या है, चक्कर आ जाना। बी है अहंकारी होना, सर में दर्द हो जाना। कहते हैं ना कि हमारा सिर फिर गया है, उसका सिर फिर गया यानी कि वो पागल सा हो गया है, तो लेकिन इसका मीनिंग ये नहीं होता है। इसका जो मीनिंग है ना वो है आपका बी ऑप्शन, यानी कि अहंकारी होना। कहते हैं ना उसका तो सिर फिर गया, बहुत ही ज़्यादा दिमाग उसके आसमान पे चढ़ गए हैं, ऐसे वर्ड जो यूज़ करे जाते हैं वो किसी लिए होता है, अहंकारी हो जाना। बाकी ये सारे आपके क्या गलत है, चक्कर आ जाना इसका कोई मतलब नहीं होता, ना ये होगा ना यही होगा। तो जो राइट आंसर है हमारा वो है बी, अहंकारी होना। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद्यालय शब्द में यानी कि कौन सी संधि है विद्यालय शब्द में। देखो, हमें सामने 4 संधि रखी गई हैं। पहले मैं आपको विद्यालय का संधि विच्छेद कर देती हूँ। मैंने प्रीवियस क्लास में भी आपको बताया था, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा क्वेश्चन कि इसमें करना क्या, पता ही नहीं है हमें संधि कौन कौन सी होती, तो इसका संधि विच्छेद कर दीजिए, कुछ तो होगा ही। ठीक है, जैसे कि विद्या प्लस आल्य, विद्या प्लस आल्य,
तो आपकी जो मैं बताऊँ संधि जो होती है वो 3 होती है, स्वर संधि होती है, व्यंजन संधि होती है और आपकी विसर्ग संधि होती है। तो इन्हीं संधियों में से आपकी एक संधि है जिसमें आपकी दीर्घ संधि मिलती है हमें। दीर्घ संधि में क्या रूल होता है, अगर जैसे दो वर्णों के मेल को संधि कहा जाता है, तो दो वर्ण के मेल हैं, तो अगर इधर भी आ है इधर भी आ है तो क्या बन जाता है, वो बड़ा आ बन जाता है। या तो इधर भी आ होगा और इधर भी बड़ा आ होगा, तब भी वो क्या बनेगा, बड़ा आ ही बन जाएगा। ठीक है, इसमें भी यही हुआ है, देखो यहाँ भी आ है यहाँ भी आ है, तो क्या हो गया, विद्या प्लस आल्य बनकर क्या हो गया, बड़ा आ बन गया, तो यहाँ हो गया विद्यालय। तो ये जो दीर्घ संधि है ना वो आपकी आती है स्वर संधि में। ठीक है, जब आपने हिंदी की क्लास ले रहे होंगे तो आपको पढ़ाया जाएगा, उसमें पूरी तरीके से एक्सप्लेनेशन होगा इसका। ठीक है, तो मैं आपको बता देती हूँ। तो जब आपने हिंदी की क्लास ली होंगी तो आपको पढ़ाया जाएगा, इसमें तीनों संधियां ही पढ़ी जाएंगी, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। ठीक है, तो जो आपका जो ये एग्जाम्पल है वो स्वर संधि का है, और संधि कौन सी है हमारी, दीर्घ संधि है। ठीक है, विद्यालय की। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पवन शब्द का संधि विच्छेद होगा। ठीक है, अब इसके संधि विच्छेद करना है, तो मैं इसका संधि विच्छेद बता देती हूँ। पहले मैं आपको बता दूं ये किसका है एग्जाम्पल, ये है आपका अयादि संधि का है। ठीक है, संधि विच्छेद तो हम जब भी करेंगे ना जब हमें पता होना चाहिए कौन सा है, तो ये अयादि संधि का है। और अयादि संधि में ना कुछ रूल होते हैं, मैं आपको मतलब एक तरीके से ट्रिक से बता रही हूँ जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखो डेफिनेशन आपको सारे टीचर्स बताते हैं, मैं किसी टीचर्स को गलत नहीं कह रही हूँ, लेकिन डेफिनेशन पर ही हमें डिपेंड नहीं होना, परिभाषा ही पढ़कर हमें राइट आंसर तक नहीं पहुंचा जाता है। कुछ ट्रिक होनी चाहिए जिससे हमें क्या, अपने क्वेश्चन के आंसर तक हम जल्दी से जल्द पहुंच जाएं। अब हमारा एग्जाम है, 2 घंटे का एग्जाम है, उसमें हम अब परिभाषाएं पढ़ते रहेंगे, तो परिभाषाएं पढ़ते रहेंगे तो एग्जाम तो ऐसे ही निकल जाएगा। तो मैं आपको इसमें थोड़ी सी ट्रिक बता देती हूँ अयादि संधि की। अयादि संधि को गुण संधि का भी उल्टा रूप कहा जाता है। ठीक है, इसमें मैंने आपको बताया संधि वो होती है जिसमें दो वर्णों के मेल को संधि कहा जाता है, तो दो वर्ण तो जरूरी होंगे। तो अगर इधर आपका आ दे रखा है और इधर आपका या दे रखा है, तो आपका बन जाता है ए की मात्रा, इसमें ए की मात्रा आएगी आपकी। ठीक है, और अगर आपका यहाँ बड़ा आ दे रखा है और इधर या दे रखा है, तो वो आ जाएगी आपकी बड़े ए से ऐनक वाली मात्रा आ जाएगी। और इसके साथ में अगर आपका एक वर्ण आ है और दूसरी तरफ आपका बा दे रखा है, तो आपकी ओ की मात्रा आ जाती है। ठीक है, और यदि आपके इधर की साइड में यानी कि बड़ा आ दे रखा है और इधर बा दे रखा है, तो आपकी यहाँ पर आ जाती है ओ की मात्रा, औ की मात्रा। ठीक है, अब देख लो इसमें पवन है, पवन है, मैं इसे तोड़कर दिखा देती हूँ आपको। पवन में आपको मैं बता देती हूँ, पवन लिखा है, देखो यहाँ भी छोटा आ है। ठीक है, और इधर बा है, तो कौन सा रूल फॉलो हो रहा है नहीं है, देखो इधर तो छोटा है और कोई मात्रा तो नहीं है, यहाँ पे भी छोटा है और इधर आपका बा है, तो कौन सा रूल फॉलो हो रहा है, इन 4 रूल पे ही आपकी अयादि संधि खत्म हो जाती है। मैं आपको बहुत अच्छी तरीके से बता रही हूँ, इसके अलावा अयादि संधि में आपको कुछ भी नहीं पढ़ना। अगर ये चारों चीजें आपको आती है ना, तो अयादि संधि आप एकदम ही निकाल दोगे। ठीक है, देखो इधर आ है और इधर बा है, तो कौन सा रूल फॉलो हो रहा है, ये वाला हो रहा है जो मैंने आपको बताया, आ प्लस बा। तो इससे क्या हो रहा है, देखो ओ की मात्रा आ जाएगी, ओ की मात्रा कैसे आएगी, तो पा पर आ जाएगी, तो क्या हो जाएगा, पो प्लस अन। ठीक है, क्योंकि जो ये है बा तो हमारे आ में चेंज हो जाता है, तो पो प्लस अन आ जाएगा। और पो प्लस अन किस वाले ऑप्शन में दे रखा है, ए में है नहीं है, बी में नहीं, सी में दे रखा है, ये दे रखा पो प्लस अन यानी कि पवन। ये हो गया, जैसे कि ये तो चलो पवन का एग्जाम्पल, मैं एक एग्जाम्पल और बता देती हूँ, जैसे कि नयन। चाहें तो आप अगर नोट्स बना रहे हो तो उसमें भी इस बात को नोट कर लीजिए। देखो डेफिनेशन मैं नहीं कहती कि परिभाषाएं पढ़ो, जहाँ से हमें अच्छी तरीके से समझ में आ रहा है और हमें लगता है हम आंसर तक पहुँच सकते हैं, तो हमें वही काम करना है। वहाँ पे कोई इंटरव्यू नहीं लेने बैठा कि भाई आपको डेफिनेशन सुनानी है, हमें डेफिनेशन नहीं सुनानी है, हमें अपने क्वेश्चन का आंसर निकालना है, और उससे तक जहाँ से भी हमें पहुँचा जाएगा हम वहाँ तक ट्रिक लगा सकते हैं, चाहे वो हिंदी सब्जेक्ट हो, रीजनिंग हो, मैथ हो, कोई भी हो। ठीक है, नयन होता है, अब नयन में देखो इधर ना है, यानी कि यहाँ तो आ रहा है आपका आ और इधर आ रहा है आपका या, कौन सा रूल फॉलो हो रहा है आप खुद दे सकते हो, ये आ रहा है, तो इसका जो संधि विच्छेद हो जाएगा वो हो जाएगा ने प्लस अन, यही तो होगा। ठीक है, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा, नयन ऐसे लिखा जाएगा।
तो ये आपका जो हो गया, मैंने आपको अयादी संधि इसी में ही समझा दी अच्छी तरीके से। आप वैसे पढ़ रहे होगे, नोट्स बना रहे होगे, तो उसमें आप इसको ऐड कर सकते हो। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया हमारा, सी हो गया है। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिंदी में वचन होते हैं। देखो, एक तो हिंदी के वचन होते हैं, एक संस्कृत के वचन होते हैं। संस्कृत में शायद आपके 3 होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। और हिंदी में आपके 2 ही वचन होते हैं, एक वचन और बहुवचन। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, 2 हो जाएगा। ऑप्शन पढ़ने की जरूरत ही नहीं है इस ऑप्शन में आपको, क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आगरा का बहुवचन होगा। देखो, ये है आपका कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन। ऑप्शन पढ़ लेते हैं। पहले लिखा आगरे। कभी देखा है आपने किसी ने कहा होगा हम आगरे जा रहे हैं? चाहे 10 जने जाएं या एक ही जना जाए, जाता तो वो आगरा ही है ना, चाहे कोई भी जा रहा हो। बी है आगरो, ये भी नहीं सुना होगा। आगरे फिर भाई अगेन। तो आपका जो राइट आंसर है वो बहुवचन, यानी कि कोई नहीं होता। आगरा का कोई बहुवचन नहीं हो सकता। राम भी आगरा जाएगा, श्याम भी आगरा जाएगा, बहुत सारे लोग भी आगरा ही जाएंगे और एक इंसान भी आगरा ही जाएगा, यानी कि आपका जो है आगरा का बहुवचन नहीं होता। और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, डी। ठीक है, तो ये थे आपके कुछ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हिंदी के प्रैक्टिस सेट के, जो आज हमने इस क्लास में डिस्कस किए हैं। आई होप आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। तो इस क्लास को क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। और बेल आइकन को बहुत अच्छे से ध्यान से प्रेस कर दीजिए, ऑल पर भी क्लिक कर देना, ताकि जब भी कोई भी क्लास हो तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और आज की क्लास के लिए थैंक यू सो मच।